हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी नहीं रहती हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग भाग 14 का तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। रेगुलेटिंग एड की क्लास से लेकर के अभी तक हम लोगों ने एक एक क्लास को बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ एक बार में ही कैसे कई बार रिवीजन किया जाता है, 5 से 6 बार रिवीजन किया जाता है, पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से जाने हैं थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर के जरिए से। तो दोस्तों अब हम लोग भाग 15 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 15 जो है दोस्तों, पहली बात यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग 15 में क्या है। तो भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग। यहां से एक क्वेश्चन होता है और यहां से एक चीज और पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है। तो किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेडिंग से ही, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग जैसे वित्त आयोग है वैसे निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ते वित्त आयोग का गठन, जैसे वित्त आयोग का गठन हुआ था वैसे ही निर्वाचन आयोग का गठन होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, हम लोग पहले डिटेलिंग के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक। तो 25 जनवरी 1950 को दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन होता है और इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक। और यह कैसी एक संस्था है? क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है, तो यह एक प्रकार से संवैधानिक संस्था हुई। विधिक संस्था नहीं है या सांविधिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है वो होती है संवैधानिक संस्था या संवैधानिक होता है वो, ठीक है। अब कोई ऐसा आयोग गठित कर दिया गया है या कोई ऐसी बात कही गई है जो सांविधिक है या विधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में उसका वर्णन नहीं है, उसको संसद के कानून के द्वारा निर्मित किया गया है या संसद के कानून के द्वारा अधिनियमित किया गया है उसको, ठीक है, या संसद के कानून के द्वारा उसको लागू कराया गया है। जो चीज या जो संस्था संविधान के कानूनों के द्वारा निर्मित की जाती है या लागू कराई जाती है उसको संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्था कहते हैं, ठीक है। जो चीज संसद के कानून के माध्यम से लागू कराई जाती है या संसद के कानून के माध्यम से निर्मित की जाती है उसे सांविधिक संस्था कहते हैं, संवैधानिक संस्था नहीं कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक और सांविधिक में अंतर है, ठीक है। सांविधिक को ही हम लोग विधिक कह देते हैं, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब इसका मुख्यालय या इसका सचिवालय कहाँ है निर्वाचन आयोग का? नई दिल्ली में, ठीक है। यहीं से आपके 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब आप लोग बताइएगा जो प्रथम वित्त आयोग था, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में हमने ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक शब्द की ट्रिक है, ठीक है। और शुरुआत के 4 जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनकी एक ट्रिक बताई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लास्ट के 10 से लेकर के 16वें वित्त आयोग तक थे उनकी भी एक ट्रिक बताइए, बहुत अच्छी ट्रिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वीएस रमा देवी थी, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, अभी इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, जैसे अनुच्छेद 324 में क्या है, 325 में क्या है, 326 में क्या है,
ये भी बेसिक चीज है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जानकारी के लिए भी आवश्यक है। एक निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, एक आम चुनाव होता है, एक उपचुनाव होता है और एक मध्य अवधि चुनाव होता है। ठीक है, आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव जो नॉर्मल चुनाव होते हैं। ठीक है, नॉर्मल चुनाव का मतलब जो हम लोग देखते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ अभी जैसे हुआ 2024 का, विधानसभा का चुनाव होता है नियमित 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, वो होता है आम चुनाव। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है, मतलब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतरालों में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उनको कहते हैं आम चुनाव। मतलब अब जैसे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होगा, आपकी लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ, ये आम चुनाव था। अब इसका चुनाव कब होगा? अगर भंग नहीं होता है तो इसका आम चुनाव 2029 में होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मतलब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग अलग, जैसे अलग अलग कुछ अंतराल का मतलब कुछ चरणों में, पहला चरण, दूसरा चरण, सातवां चरण, ऐसे होता है ना चुनाव, वो होता है। ठीक है, अलग अलग चरण में अलग अलग अंतराल, लेकिन चुनाव क्या होता है? एक ही दिन का वो माना जाता है, तो वो 5 साल के नियमित अंतराल पर होता है, उसे आम चुनाव कहते हैं। ठीक, जो क्या दूसरा उपचुनाव क्या होता है? अब हम लोग देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, दो दो सीट से लड़े चुनाव, एक सीट से जीते, दूसरी सीट उनको खाली करनी पड़ेगी, तो दूसरी सीट खाली करेंगे। अब जब दूसरी सीट खाली होगी तो उस पर भी चुनाव होगा, तब उस पर चुनाव होगा तो वो आम चुनाव नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी मृत्यु हुई, अब उसकी मृत्यु के पश्चात वो सीट खाली हो गई, तो उस पर जो चुनाव होगा वो आम चुनाव नहीं कहलाया जाएगा, वो उपचुनाव कहलाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा दे देता है कोई तो खाली हो जाता है, या खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, उपचुनाव और आम चुनाव में क्या अंतर है। ठीक है, अब एक आता मध्यावधि चुनाव। मध्य अवधि चुनाव मतलब बीच में चुनाव हो रहा है। बीच में चुनाव मतलब बीच में चुनाव कब होता है? जब लोकसभा भी गठित हुई है 2024 में, मान लीजिए 2026-27 तक जाते जाते लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर देते, ठीक है, तब उसके लिए जो चुनाव होगा वो मध्य अवधि चुनाव होगा। ऐसे ही राज्य विधानसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, बीच में जो चुनाव होगा, मतलब अवधि के बीच में, अवधि पूरा होने के बीच में, अवधि पूरा होने के मध्य में जो चुनाव होगा उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब मध्य अवधि चुनाव तब होता है जब एक राज्य विधानसभा या लोकसभा अपने सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती है, या पूरा करने से पहले भंग हो जाती है, या पूरा करने से पहले लोकसभा को राष्ट्रपति और विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा भंग कर दिया जाता है, तब होता है मध्य अवधि चुनाव। ठीक है, ये ध्यान देना है। आम चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, मध्य अवधि चुनाव क्या होते हैं, ये भी मिलान में पूछ सकता है। ठीक है, 3 इधर दे देगा, 3 इधर दे देगा, कौन सा सही सुमेलित है, या मिलान करिए ABCD। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज ध्यान देना। अब हम लोग देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियों का कुछ है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। ठीक है, अब ये आता है अनुसूचित जनजाति। मतलब अब हम लोग देखते हैं जैसे लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमारे देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं, मतलब हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। तो हमारे देश में लोकसभा चुनाव जो होता है 543 सीटों पर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के जो सीट आरक्षित होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या आ जाता है देखते हैं। अनुच्छेद 324 से 329 तक हम लोग पहले देख चुके हैं कि हमारा निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। अब उसके बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग होगा। हमारा संविधान एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का प्रावधान करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 324 में कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब हमारे संविधान में इसका वर्णन होने के कारण ये एक प्रकार की संवैधानिक संस्था हो गई। ठीक, ये चीज है। और ये एक स्थायी संस्था है। ठीक है, और एक स्वतंत्र संस्था, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र संस्थाएं होती है। ठीक है, तो ये एक स्थायी और एक स्वतंत्र निकाय है या स्वतंत्र संस्था है। ठीक,
ये हो गया। अब निर्वाचन आयोग का गठन तो कर दिया गया, अब उसको संचालन करने के लिए उसमें कुछ सदस्य होंगे, ठीक है। बिना सदस्यों के तो चलेगा ही नहीं, है कि नहीं। आत्मा बिना शरीर के कैसे भौतिक सुख का अनुभव करेगी, है कि नहीं, ये चीज है। तो उस निकाय को, उस बॉडी को संचालित करने के लिए उसमें कुछ सदस्य होने चाहिए। सदस्य कितने होते हैं, ध्यान देना। वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है, ध्यान देना है। अब ये जो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य की जो कहानी है बड़ी रोचक। जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, तब से लेकर के 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। केवल और केवल एक सदस्य होते थे, वही अध्यक्ष होते थे, ठीक है, वही सब कुछ होते थे, ठीक, एक सदस्य था। लेकिन जैसे जैसे निर्वाचन आयोग का काम बढ़ता गया, मतदाता बढ़ते गए, देश की जनसंख्या बढ़ती गई, आयोग का काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अब बहुसदस्यीय आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस होने लगी, इसीलिए निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। तो 1989 में ही सबसे पहले 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। मतलब पहले एक थे, फिर 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 1989 में की गई। लेकिन ठीक एक साल बाद 1990 में पुनः एक सदस्य कर दिया गया, मतलब इनको पुनः समाप्त कर दिया गया। और फिर से 1993 में इसको पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त आ गए और पुनः ये संस्था 3 सदस्यीय हो गई। मतलब अब ये संस्था 3 सदस्यीय है। कोई पूछेगा कब से ये 3 सदस्यीय हो गई है, तो 1993 से ये 3 सदस्यीय संस्था हो गई है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ये हो गया, सदस्य N1+2 होते हैं। अब सदस्य होते हैं तो सदस्य कहां से आएंगे, सदस्य की कोई नियुक्ति करेगा, तो नियुक्ति कौन करता। और देखिए सदस्य कहां से आएंगे, उनकी क्या योग्यता होगी, इसके बारे में संविधान मौन है, मतलब संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, ठीक। अब सदस्य तो होंगे, लेकिन इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति ऐसे नहीं सपने में आए कर दिए, अपने मन से नहीं, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, मतलब केंद्र सरकार जिनकी अनुशंसा करती है वही उन्हीं को राष्ट्रपति निर्वाचन सदस्य, निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बोला करिए, अगर आप लोग देख रहे हैं सेशन तो बोला करिए। बोलने से क्या होगा कि आप लोग लगे रहेंगे सेशन में और बोलने से याद भी होती है चीजें, ठीक है। तो बोला करिए, जहां भी है बोल बोल के पढ़ा करिए, ठीक। अब देखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार की जाती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करते हैं। अब जैसे हम लोग देखते थे सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मतलब अन्य न्यायाधीशों के जो संख्या होती है उसका निर्धारण कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे ही निर्वाचन आयोग में भी जो अन्य सदस्यों की जो संख्या है उसका भी निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में एक सदस्य होते हैं और 33 अन्य सदस्य होते हैं। और निर्वाचन आयोग में एक सदस्य हैं, 2 अन्य सदस्य हैं, ठीक। और अन्य सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। और सदस्य हो गए, नियुक्ति हो गए। अब ये कार्यकाल होता है इनका, तो अब ये त्यागपत्र अपना किसको दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, इसीलिए ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। और इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल अधिनियम बनाया गया था। कार्यकाल के बारे में भी संविधान में कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है, इसीलिए संसद के द्वारा इनके कार्यकाल के संबंध में 1991 और 2023 में अधिनियम बनाया गया और कहा गया, अर्थात संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं है। मतलब संविधान में चुनाव आयोग के कार्यकाल के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, और इसके लिए इनके कार्यकाल को निर्धारित करने के लिए संसद ने 1991 और 2023 में अधिनियम बनाया। और उस अधिनियम के तहत जो सदस्य होंगे या जो अध्यक्ष होंगे, इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इनमें से जो भी पहले हो जाए वो मान्य होगा, ठीक है। तो निर्वाचन आयुक्त के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। यहां ध्यान देना है दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है, चाहे वो अध्यक्ष होगा चाहे वो आयोग का सदस्य होगा। ठीक, ये ध्यान देना है। अब एक तो खुद से त्याग पत्र दे सकते हैं, एक तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो हो सकते हैं। तीसरा होता है उनको हटाया जाना। हटाया कैसे जाता है? उनको हटाए जाने के संदर्भ में बहुत ही कठोर प्रावधान है। वही प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रावधान है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रावधान है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का क्या आधार है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का आधार है। और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाए जाने का क्या प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाए जाने का वही प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। अर्थात क्या प्रावधान है? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति हटाता था। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। यह चीज ध्यान देनी है। यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाए जाने का प्रावधान है केवल और केवल अध्यक्ष के लिए है, सदस्य के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अभी देखिए आगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस आधार पर? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। और वो आधार, वो मतलब प्रक्रिया क्या है? तो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए और उसी सत्र में राष्ट्रपति के सामने रखा जाना चाहिए। तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हटाने का दर्जा मिलता है राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने का। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। मतलब विशेष बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास पहुंचना चाहिए। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। तो यहां से आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी हटाए जाने का प्रावधान रिवाइज हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाए जाने का प्रावधान रिवाइज हो गया और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान पता चल गया दोस्तों। ठीक है, रिवीजन ऐसे ही होता है। ठीक, ये हो गया। अब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान तो हम लोग देख लिए। अब अध्यक्ष के साथ 2 अन्य सदस्य थे, अगर उनको हटाने का मन किया, उनको हटाए जाने की बात आई तो उनको कैसे हटाया जाएगा? तो जो अन्य सदस्य हैं निर्वाचन आयोग को, उनको हटाया तो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जब अन्य सदस्य को हटाए जाने की बात आती है तो राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का परामर्श है तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति टाई टाई फिक्स कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो उम्मीद है ये आपको हटाए जाने का प्रावधान बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा या थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा तो 1-2 बार और देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और कुछ नई चीजें मिले उसको तुरंत अपने नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा, और अगर पहले कहीं पढ़ चुके हैं तो अपने पुराने नोट्स में ही जो कुछ एक्स्ट्रा मिले उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नया नोट्स बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको क्या क्या वेतन मिलता है, उनकी सेवा शर्तें क्या क्या हैं। तो इन दोनों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब उनको जो वेतन मिलता है ना वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर मिलता है। किसको? अध्यक्ष को कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को? सबको। ठीक है, हटाए जाने का प्रावधान खाली अलग अलग है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों को समान चीजें मिलती हैं मुख्य मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, जो न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर। ठीक, ये ध्यान देना है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर न्यायाधीशों लिखा है, न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं। ठीक, ये हो गया। अब निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, 1+2 होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय कैसे लिया जाता है? तो आयोग में जो निर्णय लिया जाता है ना दोस्तों, बहुमत से लिया जाता है। बहुमत होगा तभी निर्णय मान्य होगा। मतलब 1+2 है ना। अगर ये अध्यक्ष नहीं किसी बात पर सहमत हैं
अगर अध्यक्ष किसी बात से सहमत नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता है, ये दो सदस्य अगर सहमत हैं तो अध्यक्ष चाहे सहमत हो चाहे ना हो मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोग में निर्णय बहुमत से लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सभी सदस्यों की शक्तियां इसमें समान होती हैं, चाहे अध्यक्ष हो चाहे दो अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। निर्णय लेने के संबंध में सभी सदस्य और अध्यक्ष की शक्तियां समान होती हैं, इसीलिए निर्णय बहुमत से लिया जाता है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग में लिया जाने वाला निर्णय, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अगर दो अन्य सदस्य सहमत हो गए तो मुख्य निर्वाचन आयोग का कोई वो नहीं है, ठीक है, ये चीज यहां पर ध्यान देना है। अब निर्वाचन आयोग हो गए, पहले एक सदस्य थे निर्वाचन आयोग, 1989 तक एक सदस्य था, फिर 1993 में इसको बहुसदस्यीय करके 3 सदस्यीय कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम बढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि मतदाता बढ़ रहे थे, देश की जनसंख्या बढ़ रही थी। अब अगर और काम धाम बढ़ता है और काम धाम को, अब इनके काम धाम को और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। और इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहां पर यह ध्यान देना है कि निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु होती है। अभी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए, ठीक। और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों और वेतन का निर्धारण करेगा वही इनका भी करेगा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ करते हैं, राष्ट्रपति संसद के परामर्श पर करते हैं। तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण करते हैं, ठीक, ये हो गया। और इन प्रादेशिक आयुक्तों को इनके पद से कैसे हटाया जाएगा? हटाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रादेशिक आयुक्तों को हटाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, लेकिन उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश अनिवार्य है। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को और प्रादेशिक आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक, ये हो गया। अब यहां से देखते हैं कि निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराना, ये लोग काम करते हैं। हम लोग चुनाव में देखते हैं, चुनाव ड्यूटी लगती है कि नहीं, जवानों की ड्यूटी लग जाती है, अधिकारियों की ड्यूटी लगती है कि नहीं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, सबकी ड्यूटी लगती है। तो इन लोगों को, जो इन लोगों की ड्यूटी लगती है, इनकी कर्मचारियों की मांग कौन करता है? तो कर्मचारियों की मांग निर्वाचन आयोग ही तो करता है कि हमको इतने कर्मचारी चाहिए, हमको इतनी सेना चाहिए, हमको इतने पुलिस वाले चाहिए। तो इनको उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और उपलब्ध कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है या राज्यपाल कराता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर राज्य निर्वाचन आयोग मांग करेगा अधिकारियों कर्मचारियों की तो राज्यपाल कराएगा, और अगर मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है तो राष्ट्रपति उपलब्ध कराएगा उनको कर्मचारी अधिकारी, ठीक, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, मतलब ठीक है, निर्वाचन आयोग जो सिफारिश करेंगे वो राष्ट्रपति या राज्यपाल उनको कर्मचारी या अधिकारी उपलब्ध कराएंगे, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य होते हैं, ठीक है, थोड़े मोड़े कार्य हैं, डिटेल से कार्य आगे देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग की कुछ कार्य और शक्तियां क्या हैं? निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है भैया? निर्वाचन कराना होता है। निर्वाचन किसका कराता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति का करवाता है, उपराष्ट्रपति का करवाता है, संसद का करवाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का करवाता है, और राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है, ना कि स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यहां से इंपॉर्टेंट है डिफरेंस करना दोस्तों, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब यहां से मोटा मोटा आपको बस 4 चीज ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल, ठीक। संसद में लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आ जाएगा, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो ध्यान रहेगा ही रहेगा, ठीक है, हो गया। अब निर्वाचनों का
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्वाचन जो संपन्न होते हैं उनका अधीक्षण कौन करता है, उनका निर्देशन कौन करता है, उनका नियंत्रण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करता है। ठीक, ये हो गया। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है? तो मतदाता सूची का निर्माण भी निर्वाचन आयोग करता है और अपडेशन भी निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ये ध्यान रहे हर साल, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोग बढ़ते रहते हैं तो हर साल उसका अपडेशन होना जरूरी है। तो अपडेट कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक, ये हो गया। आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आदर्श आचार संहिता दोस्तों निर्वाचन आयोग लागू करता है। और आदर्श आचार संहिता के बारे में फुल डिटेल की वीडियो बनाए हैं, उससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जाके दोस्तों जरूर देखिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं दोस्तों। ठीक है, जाके जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी हम पिन कर दिए हैं, आपको जहां मर्जी जहां से वहां से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं आदर्श आचार संहिता को लागू कौन करता है? निर्वाचन आयोग। और अगर उस आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है, चाहे वो उम्मीदवार हो या कोई पार्टी हो, तो सजा देने का भी काम निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। ठीक है, और चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सर्वे सर्वा हो जाता है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सरकार नहीं, निर्वाचन आयोग ही सब कुछ है। ठीक है, तो चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, सरकार को कि मानो, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय। ठीक, ये ध्यान देना है। और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में ना होकर के चुनाव आयोग के हाथ में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के अधीन उस समय नहीं काम करते हैं जिस समय चुनाव होता है। अगर सरकार कोई आदेश दे रही है और निर्वाचन आयोग कोई आदेश दे रही है तो अधिकारी को निर्वाचन आयोग का आदेश मानना उस समय बाध्य होगा जब तक चुनाव चलेगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दिया। बाद में अधिकारी का कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, उस समय जो है अधिकारी मानेगा बात निर्वाचन आयोग की। ठीक, तो अधिकारी आयोग के अधीन ही काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अब अगला हम लोग देख लेते हैं चुनाव की। जैसे अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। उसी प्रकार से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, तो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है और चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल भी जारी करता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कब जारी करेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में चुनाव होगा तो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। यहां से डिफरेंस करना जरूरी है दोस्तों कि चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन निर्वाचनों का जो अधीक्षण होता है, जो निर्देशन होता है, जो नियंत्रण होता है सरकार पर, वो निर्वाचन आयोग करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में राष्ट्रपति जारी करता है और विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जो चुनाव होता है उसके संबंध में अधिसूचना राज्यपाल या प्रशासक जारी करता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो प्रशासक, अगर राज्य है तो राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद, अभी ऊपर देखे थे हम लोग, विधानसभा और विधान परिषद का जो चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लेकिन चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी का काम राष्ट्रपति या राज्यपाल का हो जाएगा। और उसमें अगर लोकसभा और राज्यसभा का है तो राष्ट्रपति, विधानसभा या विधान परिषद या संघ राज्य क्षेत्र का है तो वो राज्यपाल या प्रशासक हो जाता है। और ठीक है, इसमें ये बात होगी। लेकिन विस्तृत अधिसूचना जो होती है वो निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन विस्तृत अधिसूचना में? जैसे चुनाव आयोग के विभिन्न चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, सातवां चरण। ठीक है, ये हो गया। उनका समय, तिथि कब होगा, इन सब के विस्तृत, ये सब विस्तृत अधिसूचना में आ जाते हैं। विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। लेकिन अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग मतलब चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, उसमें या तो राष्ट्रपति मिलेगा या तो राज्यपाल मिलेगा। अगर लोकसभा या राज्यसभा के संबंध में होगा राष्ट्रपति मिल जाएगा, ऑप्शन में राष्ट्रपति मारेंगे। ठीक है, उसमें विस्तृत अधिसूचना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर विधानसभा या विधान परिषद या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो राज्यपाल या प्रशासक मारेंगे आंसर। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज ये सेशन आपको पसंद आया होगा
आज इतना ही पढ़ते, कल हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग चुनाव की अधिसूचना, निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियां, प्रादेशिक आयुक्त के बारे में, उनको हटाया जाना, उनकी नियुक्ति, उनका त्याग पत्र, संवैधानिक प्रावधान और इसके बारे में अन्य जो वन लाइनर होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।